नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल हिंदी ज्ञान विहार में। और हिंदी के इस कड़ी में आज हम लोग यूजीसी नेट के सिलेबस में लगे हुए एक कहानी राही जो सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित है उसको आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके प्रतिपाद्य पात्र, इसके बाद इसकी विशेषता क्या है और इसके कुछ प्रमुख उदाहरण को हम लोग देखेंगे। ठीक है, परीक्षा में जो पूछा जाता है वो मुख्य रूप से क्या होता है, प्रकाशन वर्ष कहाँ से लिया गया, किसके द्वारा प्रकाशित किया गया है ना, और इसके मुख्य पात्र के बारे में चर्चा किया जाता है। तो इतना चीजों को आप एक नोट बना लें तो कहीं प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ठीक है, आप क्या करें, सबसे पहले नोटबुक में लिखते चलेंगे। सबसे पहले हेडिंग दे देंगे आप क्या, राही। शीर्षक पाठ का नाम क्या है, राही। पूछा जाए कि राही किनके द्वारा रचित है, तो आप कह देंगे सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा। ठीक है, पूछा जाए राही किनके द्वारा रचित है तो क्या कहेंगे, सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा। ठीक है, यह है क्या, तो एक कहानी है और यह कहानी जो है सीधे साधे चित्र से लिया गया है। सीधे साधे चित्र से लिया गया है। जैसे पूछा जाए कि यह कहानी किस कहानी संग्रह से लिया गया है, तब क्या कहिएगा, सीधे साधे चित्र से। और सन 1947 की यह अंतिम कहानी है। अब पूछा जाए कि सुभद्रा कुमारी चौहान के सन 1947 की अंतिम कहानी कौन है, तो आप स्पष्ट रूप से बता देंगे कौन, राही। ठीक है, ये भी पूछा जाए कि राही का प्रकाशन वर्ष क्या है, तब कह देंगे 1947, है ना। चलिए देखेंगे। अब सीधे साधे चित्र जो है कहानी संग्रह, इसमें कौन कौन से कहानी है इसका सूची भी विशेष रूप से याद रखना होगा। तो इसमें है रूपा, रूपा के बाद कैलाशी नानी, बियाहा, कल्याणी, दो साथी, प्रोफेसर मिश्रा, दुराचारी, मंगला, हिंग वाला, इसके बाद राही जिसको हम लोग पढ़ रहे हैं, इसके बाद तांगे वाला, इसके बाद गुलाब सिंह, है ना। इस तरह से 12 कहानियां हैं। 12 कहानी में एक कहानी हम लोगों के सिलेबस में लगा हुआ है, यूजीसी नेट में लगा हुआ है। तो आप इसको विशेष रूप से देखते चलेंगे। एक बार फिर से पूछ लिया जाए कि राही कैसी विद्या है, कौन सी विद्या है, तो आप कहानी कह देंगे। किनके द्वारा रचित है, तो सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा रचित है। और पूछा जाए ये कहानी कहाँ से लिया गया है, तो कहेंगे सीधे साधे चित्र से लिया गया है। और सीधे साधे चित्र का प्रकाशन कब का है, तो आप सीधे कह देंगे 1947 की अंतिम कहानी, है ना। तो एक स्लाइड में आप देख सकते हैं कई प्रश्नों के उत्तर शामिल है। ठीक है, आइए देखते हैं आगे। मुक्तिबोध कहते हैं कि सुभद्रा कुमारी चौहान नारी के रूप में ही रहकर साधारण नारी की आकांक्षाओं और भाव को व्यक्त करती हैं। किनके द्वारा कहा गया है, मुक्तिबोध के द्वारा, कि सुभद्रा कुमारी चौहान नारी के रूप में ही रहकर साधारण नारी की आकांक्षाओं और भावों को व्यक्त करती हैं। बहन, माता, पत्नी के साथ साथ एक सच्ची देश सेविका के भाव उन्होंने व्यक्त किए हैं। और उनकी शैली में वह आकृत्रिमता और अस्पष्ट है जो उनके जीवन में है। ठीक है, ध्यान देंगे सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में मुक्तिबोध का बताते हैं कि वह बहन, माता, पत्नी के साथ साथ एक देश सेविका के भाव उन्होंने व्यक्त किए हैं। और उनकी शैली में वह आकृत्रिमता और अस्पष्ट है जो उनके जीवन में है। ठीक है, ये काफी अधिक महत्वपूर्ण कथन है। चूंकि कथन दे देता है, पूछता है कि किसने कहा, तो आप कह देंगे मुक्तिबोध। किनके लिए कहा, तो सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान है कौन, तो राही के लेखक, कहानी राही के लेखक। प्रकाशन वर्ष कब का है, तो 1947। किस संग्रह से लिया गया है, तो सीधे साधे चित्र से। ये सारा चीज को आप रट जाइए। ठीक है, इसके प्रतिपाद्य मैं बता दूं कि राही की व्यवस्था के कारण की गई चोरी की जानकारी से दुखी होकर अनीता द्वारा तत्कालीन कांग्रेसी आंदोलनकारियों की सत्ता लोलुपता और ढोंग पर चिंतन तथा विवश गरीबों की सेवा की वास्तविक देशभक्ति समझने वाले स्वप्न से बनी यह कहानी है। देख लेंगे, राही की व्यवस्था के कारण की गई चोरी। राही शौक से नहीं, मजबूरी में विवश होकर चोरी करती है। और इसकी जानकारी किसको देती है, अनीता को। अनीता पूछती है तो अनीता को बताती है। और ये कहा गया है कि राही की व्यवस्था के कारण की गई चोरी की जानकारी से
दुखी होकर अनीता द्वारा तत्कालीन कांग्रेसी आंदोलनकारियों की सत्तालोलुपता और ढोंग पर चिंतन तथा विवश गरीबों की सेवा को वास्तविक देशभक्ति समझने वाले स्वप्न से बनी यह कहानी है। किसके द्वारा बताया गया? अनीता के माध्यम से। तो जेल का परिवेश और जेल का परिवेश को प्रदर्शित, इसमें जेल के परिवेश को प्रदर्शित किया गया है। ठीक है, इसके मुख्य पात्र के बारे में बता दूं, राही है। तो राही जो है एक मांगरोड़ी जाति की एक गरीब और असहाय स्त्री है। मांगरोड़ी का मतलब क्या हुआ? मांग कर खाने वाले, है ना, मांगने वाली, मांग कर खाने वाली, है ना, यह एक जाति है। उसकी एक गरीब और असहाय स्त्री रहती है। पुलिस द्वारा उसके पति को मार दिया जाता है और चोरी के आरोप में यह जेल चली जाती है। ठीक है, राही जो है कौन है? तो एक मांगरोड़ी जाति की गरीब और असहाय स्त्री है जो पुलिस द्वारा उसके पति को मार दिया जाता है और चोरी के आरोप में यह जेल चली जाती है। पूछा जाए कि राही के पति का मौत कैसे, तब क्या बताएंगे? पुलिस के द्वारा पीट कर। ठीक है, दूसरे पात्र के बारे में चर्चा करेंगे, वो है अनीता। स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाली जेल में बंद एक स्त्री है। चूंकि राही भी तो जेल में जाती है, राही जेल में जाती है, तो राही की दुख के बारे में कौन पूछता है जी? तो अनीता। अनीता इसके बारे में जानने की कोशिश करती है। अनीता है कौन? तो ये भी एक प्रकार की कैदी है जो स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेती है ना। तो स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाली जेल में बंद एक स्त्री है। ठीक है, इसके अतिरिक्त इसमें कुछ गौण पात्र भी हैं। राही का पति जिसे पुलिस द्वारा मारा जाता है ना, जिसे पुलिस मारते हुए जान से मार देते हैं। और एक बच्चा है, राही का बेटा है, काफी लाचार है, मजबूर है, भूखा है, और इसी के खातिर राही जो है अनाज की चोरी करती है। पूछा जाए कि राही क्या चीज की चोरी करती है, तो अनाज की। किसके लिए? तो अपने छोटे से पुत्र के लिए, चूंकि इसके पास दूसरा कोई स्रोत नहीं रहता है ना। तो दूसरा कोई स्रोत नहीं रहता है, मजबूर रहती है ना। बच्चे की भूख को देख नहीं पाती, तो बच्चे की भूख को मिटाने के लिए मांगती है। मांगने पे कोई नहीं देता है, तो नहीं देने के बाद ये यह कदम उठाती है कि हमारा बच्चा जो है कम से कम भूख से न तड़पे, भूख से न मरे, इसके खातिर वो चोरी कर लेती है। नेक्स्ट, इस कहानी की विशेषता के बारे में पूछा जाए, इस कहानी में विशेष क्या है, तो संवादात्मक एवं आत्मकथात्मक कहानी है। यह कहानी तो है, इसमें संवाद भी है, आत्मकथा भी प्रदर्शित किया गया। तो संवादात्मक एवं आत्मकथात्मक कहानी है। मांगरोड़ी जाति के कठिनाइयों का इसमें वर्णन किया गया है ना। स्त्री वेदना की एक झलक को दर्शाया गया है। राष्ट्रभक्ति का चित्रण एवं सत्ता भक्ति का व्यंग इसमें किया गया है। मानव धर्म की प्रतिष्ठा को इसमें प्रदर्शित किया गया है ना। साथ ही साथ देश की दरिद्रता एवं रोजगार की समस्या का इसमें चित्रण किया गया है। जैसे राही जो है, इसे मांगने की नौबत क्यों आई, चोरी करने की नौबत क्यों आई, इस चीज को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे क्या, देश की दरिद्रता एवं रोजगार की समस्या का चित्रण किया गया है। गरीबों को पुलिस द्वारा सताए जाने का भी चित्रण इसमें किया गया है। अब देखिए, कभी कभी पुलिस जो है, सभी तो नहीं लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास अपनी समस्या को लेकर आप जाएंगे तो लगेगा कि समस्या दूसरे के कारण आप पे नहीं है, आपके कारण समस्या दूसरों पे है ना। आपका सामान चोरी हुआ, कंप्लेन लिखाने जाएंगे तो पता चलेगा कि वो समझेंगे कि आपका चोरी नहीं हुआ है, आप ही चोरी करके आए हैं। इस तरह से ट्रीट करना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पे राही के पति को पुलिस जो है बेरहमी से पीटता है और पीटते पीटते जान से उसे मार देता है। खैर, गरीबों को पुलिस द्वारा सताए जाने का इसमें चित्रण को प्रदर्शित किया गया है। गरीबों की समस्या का इसमें चित्रण है। ठीक है, आगे देखेंगे कि राही जो है 5-6 सेर अनाज की गठरी की चोरी करती है ना। ये तो समझ रहे हैं कितने सेर अनाज चुराती है? 5-6 सेर अनाज की गठरी की चोरी करती है ना। और इस चोरी के जुर्म में राही को 1 साल की सजा मिलती है। अब ऑप्शन ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि कितना अनाज चुराती है, तो 5 से 6 सेर। कितने दिन की सजा मिलती है जी? तो 1 साल की। कहानी में तथाकथित कांग्रेसी नेता पर व्यंग किया गया है ना। किसके द्वारा जी? तो राही जिससे जाकर मिलती है जेल में, राही किससे मिलती है? तो अनीता से। और अनीता जो है, यह
स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाली एक महिला रहती है, जो क्या करती है, कांग्रेसी नेताओं पर व्यंग करती है कि बताओ इन लोगों के देश में रहने के बाद भी भूखमरी की स्थिति, मांगने की स्थिति या इस तरह की समस्या उत्पन्न हो रही है। लोग अपने पेट भर रहे हैं और पेट भरने में भी लोग अपने पेट भरने में भी सक्षम नहीं हैं, चोरी की नौबत आ रही है और ऐसे गरीब को पुलिस अलग सता रही है और अलग सता करके राही जैसे व्यक्ति के पति को जान से मार देती है ना? तो कहानी में तथाकथित कांग्रेसी नेताओं पर व्यंग किया गया है। इसमें प्रमुख उदाहरण में दर्शाया गया है कि हम गरीबों की कोई नहीं सुनता सरकार। बच्चे आए तो कचहरी में मैंने सब कुछ कहा पर किसी ने नहीं सुना। यानी कि वहां दर्शाया गया है कि हम जो गरीब हैं, हमारी कौन सुनता है? कोई नहीं सुनता है। तारीख पड़ी, कचहरी में हम गए तो कचहरी में मैंने सब कुछ कहा पर मेरा कौन सुनता है? ठीक है? जो तूने चोरी की, इसमें और उदाहरण है, अगला में देखेंगे कि जो तूने चोरी की क्यों की? मजदूरी करती तब भी तो दिन भर में 3-4 आने पैसे मिल जाते, इससे तुम्हारा परिवार चल जाता, है ना? किसके बीच वार्तालाप हो रहा है जी? तो राही और अनीता के बीच। तो ये कथन जो है किसके द्वारा है? तो अनीता के द्वारा। फिर राही जवाब देती है कि हमें मजदूरी नहीं मिलती सरकार, हमारी जाति मांगरूड़ी है और हम केवल मांगते खाते हैं और भीख न मिले तो फिर चोरी करते हैं। उस दिन घर में खाने को नहीं था, बच्चे भूख से तड़प रहे थे और बाजार में बहुत देर तक मांगा, बोझा ढोने के लिए टोकरा लेकर भी बैठी रही, पर कुछ न मिला। तो कुछ न मिला, सामने किसी का बच्चा रो रहा था, उसे देखकर मुझे अपने बच्चे की भूख याद आई, है ना? वहीं पर किसी की अनाज की गठरी रखी हुई थी और उसे लेकर के भागी ही थी कि पुलिस वाले ने पकड़ लिया। ये किसके बीच चर्चा हो रही है? तो अनीता और राही के बीच, है ना? सवाल किसके द्वारा किया गया? तो अनीता के द्वारा। और जवाब किसने दिया? तो राही। फिर राही कहती है कि हम गरीबों की कोई नहीं सुनता सरकार। बच्चे आए थे कचहरी में, मैंने सब कुछ कहा पर किसी ने नहीं सुना। ठीक है? इसके जस्ट बाद कथन है कि अनीता के सामने आज एक प्रश्न था। वह सोच रही थी कि देश की दरिद्रता और इन निरीह गरीबों के कष्टों को दूर करने का कोई उपाय नहीं है। हम सभी परमात्मा की संतान हैं, एक ही देश के निवासी हैं। कम से कम हम सबको खाने पहनने का समान अधिकार तो है ही। जैसे हम एक जगह रहते हैं, एक देश के निवासी हैं और कुछ हो ना हो, कम से कम हम सबको खाने पहनने का समान अधिकार तो है ही। फिर यह क्या बात है कि कुछ लोगों को बहुत आराम से रहते हैं, कुछ लोग बहुत आराम से रहते हैं और कुछ लोग पेट के अन्न के लिए भी चोरी करते हैं, है ना? ये कौन कहता है जी? अनीता कहती है। उसके बाद विचारक की अदूरदर्शिता के कारण या तो सरकारी वकील के चातुर्यपूर्ण जिरह के कारण छोटे-छोटे बच्चों की माताएं जेल भेज दिए जाते हैं और उनके बच्चे भूखे मरने के लिए छोड़ दिए जाते हैं। एक ओर तो वह कैदी है जो जेल आकर सचमुच जेल जीवन के कष्ट उठाती है और दूसरी ओर हम लोग जो अपनी देशभक्ति और त्याग की ढिंढोरा पीटते हुए जेल आते हैं। हमें आमतौर से दूसरे कैदियों के मुकाबले में अच्छा बर्ताव मिलता है, फिर भी हमें संतोष नहीं होता। हम जेल आकर अलग-अलग क्लास जैसे क्लास ए और क्लास बी के लिए भी झगड़ते हैं और जेल आकर ही हम कौन-सा बड़ा त्याग कर देते हैं। जेल में हमें कौन-सा कष्ट रहता है, सिवाय इसके कि हमारे माथे पर नेतृत्व की सील लग जाती है। हम बड़े अभिमान से कहते हैं कि यह हमारी चौथी जेल यात्रा है, यह हमारी 5वीं जेल यात्रा है और अपनी जेल यात्रा के किस्से बार-बार सुना-सुना कर आत्मगौरव अनुभव करते हैं। तात्पर्य यह है कि हम जितने बार जेल जा चुके होते हैं, उतनी ही सीढ़ी हम देशभक्ति और त्याग से दूसरों से ऊपर उठ जाते हैं और इसके बल पर जेल से छूटने के बाद कांग्रेस को राजकीय सत्ता मिलते ही हम मिनिस्टर, स्थानीय संस्थाओं के मेंबर और पता नहीं क्या-क्या बन जाते हैं। है ना? समझ रहे हैं? इसमें अनीता कहती है कि जेल जाने के बाद क्या होता है? कुछ नहीं होता है। जेल अंदर जाते हैं तो हम अंदर भी लड़ते हैं। किस लिए? तो क्लास ए और क्लास बी के लिए कोई बहुत बड़ा त्याग नहीं कर देते।
जेल में हम कोई कष्ट नहीं सहते हैं। जो जिस लेवल का है उस लेवल का उन्हें सुविधा उपलब्ध करा दी जाती है ना? और जब सभी लोग एक एकत्रित होते हैं कैदी के रूप में, तो एकत्रित होने के बाद सब लोग बात करते हैं कि हमारी चौथी यात्रा है, तो हमारी तीसरी यात्रा है, तो हमारी पांचवी यात्रा है। और जितने बार हम जेल जाते हैं, अनुभव बढ़ते चले जाता है और अपने आत्मगौरव का हम अनुभव करते हैं। जिसके बाद जितनी बार हम जेल जा चुके होते हैं, उतनी ही सीढ़ी हम देशभक्ति और त्याग से दूसरों से ऊपर उठ जाते हैं। और इसके बल पर जेल से छूटने के बाद कांग्रेस को राजकीय सत्ता मिलते ही हम मिनिस्टर, स्थानीय संस्थाओं के मेंबर और क्या-क्या हो जाते हैं, है ना? अनीता सोच रही थी। कल तक जो खद्दर भी न पहनते थे, बात-बात पर कांग्रेस का मजाक उड़ाते थे। कांग्रेस के हाथों में थोड़ी शक्ति आते ही वे कांग्रेस भक्त बन बन गए और खद्दर पहनने लगे। यहाँ तक कि जेल में भी दिखाई पड़ने लगे। वास्तव में यह देशभक्ति है या फिर सत्ता भक्ति? अगले कथन में दर्शाया गया है सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा कि वास्तव में सच्ची देशभक्ति तो इन गरीबों के कष्ट निवारण में है। ये कोई दूसरे नहीं, हमारी ही भारत माता की संतानें हैं। इन हजार लाखों भूखे नंगे भाई बहनों की यदि हम कुछ भी सेवा कर सके, थोड़ा भी कष्ट निवारण कर सके, तो सचमुच हमने अपने देश की कुछ सेवा की। हमारा वास्तविक देश तो देहातों में ही है। किसानों की दुर्दशा से हम सभी थोड़े बहुत परिचित हैं, पर इन गरीबों के पास न घर है न द्वार। अशिक्षा और अज्ञान का इतना गहरा पर्दा इनकी आंखों पर है कि होश संभालते ही माता, पुत्री और सास बहू को चोरी की शिक्षा देती हैं। संसार की मृग मरीचिका में हम लक्ष्य को भूल जाते हैं और सतह के ऊपर तक पहुंच पाने वाली कुछ एक महान आत्माओं को छोड़कर सारा जन समुदाय संसार में अपने को खोया हुआ पाता है। कर्तव्य अकर्तव्य का उसे ध्यान नहीं रहता और सत्य असत्य की समझ नहीं रहती। अन्यथा मानवीयता से बढ़कर कौन सा मानव धर्म है? ठीक है, ये सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित राही शीर्षक कहानी का कुछ प्रमुख उद्धरण था। वाकई बहुत मजेदार कहानी है, आपको एक बार जरूर पढ़ना चाहिए। खैर, आपने क्लियर कर लिया कि सुभद्रा कुमारी चौहान के लिए मुख्य कथन किसने मुक्तिबोध के द्वारा किस संग्रह से लिया गया है? राही को तो सीधे साधे चित्र से कब प्रकाशित हुआ? तो सन 1947 ईस्वी में, है ना? इसके मुख्य पात्र राही है और अनीता है। गौण पात्र के रूप में पति हैं, यानी कि राही के पति और राही का बच्चा है। ठीक है, सारे चीजों को आप एक बार में क्लियर कर लिए। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे और नोट्स बनाकर अपने एग्जामिनेशन के लिए पूर्ण रूप से तैयार भी होंगे। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।